होल्डन ट्रेन स्टेशन के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ था। बॉबी होल्डन को इस हालत में देखती है और उसके वाइटल्स चेक करती है। बॉबी देखती है कि होल्डन के वाइटल्स बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहे थे। वो अपने मैराइन साथियों को होल्डन को तुरंत ही अपने ड्रॉपशिप तक ले जाने के लिए कहती है। बॉबी होल्डन को लेकर अपने स्किप के ऊपर आ जाती है। इसके बाद बॉबी होल्डन को डिफाइब्रिलेट कर देती है। होल्डन के वाइटल्स रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन होल्डन अभी भी बेहोशी की हालत में था और उसका ब्रेन बहुत तेजी से काम कर रहा था। बॉबी होल्डन को रिकवर होने का टाइम देना चाहती थी, जबकि बॉबी के साथी मैराइन्स होल्डन को अपने लेफ्टिनेंट की मौत का जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं। बॉबी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि उन लोगों को सिर्फ होल्डन को जूसन तक लेकर जाना था और उस दौरान कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। इधर लेफ्टिनेंट मेयर के रिंग स्टेशन पर ग्रेनेड फेंकने के बाद रिंग स्टेशन ने अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर लिया था। बेहमत के ऊपर एशवुड और ड्रमर दोनों ही एक मॉर्मन फार्मिंग इक्विपमेंट के आगे और पीछे फंस चुके थे और अब वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। एशवुड हैंड टर्मिनल से एक मैकेनिकल आर्म को पकड़ने की कोशिश करता है। एशवुड और ड्रमर दोनों ही आपस में अपनी लाइफ हिस्ट्री के पास्ट इवेंट को शेयर करने लग जाते हैं। वो दोनों मिलकर एक साथ बेल्टर शेंटी को भी गाते हैं। ड्रमर वहाँ मौजूद एक मैकेनिकल आर्म को यूज करके अपने कॉम से अपने स्टाफ को कनेक्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन मैकेनिकल आर्म के कारण उसका कॉम बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। ड्रमर और कोई चारा न देखकर वहाँ मौजूद एक प्रोटेक्टिंग लॉक को खोल देती है, जिसके कारण ड्रमर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन एशफोर्ड अपनी जगह से फ्री हो जाता है और वो ड्रमर की मदद करने के लिए अपने स्टाफ को बुला लेता है। ड्रमर को मेडिकल बे में ले जाया जाता है। एशफोर्ड को बताया जाता है कि ड्रमर को रिकवर करने के लिए अब ग्रेविटी की जरूरत है, तभी वो उस माहौल में जिंदा रह पाएगी। एशफोर्ड वहाँ मौजूद पूरी सिचुएशन को समझने लग जाता है। इसके बाद वो बेहमत में अनाउंस करता है कि अब वो बेहमत के ड्रम को स्पिन करने वाला है। एशफोर्ड तुरंत ही कमांड डेक के ऊपर पहुंच जाता है और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देकर वो बेहमत के ड्रम को स्पिन कराने लग जाता है। बेहमत का क्रू ड्रम को स्पिन करने से बहुत ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उन लोगों ने इससे पहले इस काम को कभी भी ट्राई नहीं किया था। लेकिन एशफोर्ड के जोर देने पर वो लोग ड्रम को स्पिन कराने लग जाते हैं। जैसे ही ड्रम 1/3 जी पर स्पिन होने लग जाता है, बेहमत के अंदर ग्रेविटी मेंटेन हो जाती है। एशफोर्ड ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब बेहमत के अंदर ग्रेविटी मेंटेन हो चुकी थी और ड्रमर का इलाज बहुत अच्छे से हो सकता था। एशवुड वहाँ मौजूद लोगों को अनाउंस करके बता देता है कि अब वो बेहमत का नया कैप्टन है। इसके बाद एशवुड अपने आसपास मौजूद सभी शिप को अनाउंस करके बता देता है कि जिस भी घायल लोगों को उन लोगों की मदद की जरूरत है, वो लोग बेहमत पर आ सकते हैं, क्योंकि बेहमत पर अब उन लोगों ने ग्रेविटी को मेंटेन कर लिया है और वहाँ पहुंचकर हर कोई ठीक हो सकता था। एशवुड उन आसपास मौजूद शिप के डॉक्टर्स से भी बेहमत पर आकर मदद करने के लिए कहता है। थॉमस प्रिंस शिप के ऊपर एना अपने क्वार्टर से बाहर निकलती है। वो एक इमरजेंसी एड पैक निकालती है और उसमें से एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को लगा लेती है। एना को तभी बाहर मौजूद कॉरिडोर में बहुत सारी बॉडी फ्लोट करती हुई दिखाई देती है। उसे कॉरिडोर में लगा हुआ ब्लड भी दिखाई देता है। जिस वक्त रिंग स्टेशन डीएसिलेरेट हो रहा था, यानी कि उसकी स्पीड कम हो रही थी, उस वक्त एना अपने क्वार्टर में नींद ले रही थी। इस कारण एना अभी तक सेफ थी। जो भी अपने क्वार्टर में नहीं था और डीएसिलरेशन के टाइम पर बंधा हुआ नहीं था, उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग गई थी और या वो मारा गया था। एना सभी लोगों को फॉलो करते हुए मैस हॉल में पहुंच जाती है। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। एना को पता चलता है कि ग्रेविटी की कमी के कारण वहाँ मौजूद घायल लोगों के बचने की संभावना बहुत ही कम थी, क्योंकि घायलों का ब्लड ग्रेविटी की कमी के कारण पूरी तरह से ड्रेन नहीं हो पा रहा था। एना को बाद में मेल्बा भी दिखाई देती है। मेल्बा का एक हाथ टूट चुका था। एना मेल्बा को लेकर मेडिकल बे में पहुंच जाती है। एना मेल्बा को समझाने की कोशिश करती है कि सभी शिप रिंग स्टेशन के न्यूक्लियस की तरफ बहुत ही धीमी स्पीड में बढ़ना शुरू कर चुके थे। एना को तभी टिली का एक कॉल आता है। टिली के कॉल को फॉलो करते हुए एना टिली तक पहुंच जाती है। मेल्बा एना के मेडिकल बेस से निकलते ही वहां से तुरंत ही बाहर निकल जाती है। एना टिली के पास पहुंच जाती है। टिली एना को बताती है कि उसके ऊपर क्लैरिसा ने हमला किया था। टिली एना को बताती है कि वो मेल्बा की मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेल्बा जेम्स होल्डन को मारना चाहती थी और वो अभी भी उसका पीछा कर रही थी। टिली एना से आखिरी विदाई लेती है और उसके बाद टिली की डेथ हो जाती है। एना मेल्बा को देखने के लिए एक बार फिर से मेडिकल बे में लौट कर आ जाती है। एना को वहाँ पर मेल्बा दिखाई नहीं देती। एना तुरंत ही उसकी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन निकालती है। एना इसके बाद क्लैरिसा को पकड़ लेती है। क्लैरिसा ने उस वक्त मैकेनिकल सूट पहना हुआ था और वो एयरलॉक से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। एना क्लैरिसा को थॉमस प्रिंस को छोड़ते हुए देख लेती है और वो तुरंत ही उससे वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन मेल्बा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो एयरलॉक से होते
हुए होल्डन के पीछे बाहर निकल जाती है। नाओमी भी डीएक्सेलरेशन के कारण पूरी तरह से घायल हो गई थी। उसके कैबिन में आग लगना शुरू हो चुकी थी। नाओमी को कैबिन में आग लगने के कारण अपने स्किप को छोड़ना पड़ जाता है और वो वैक्यूम सूट पहनकर रोजिनेंटी की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। नाओमी रोजिनेंटी के अंदर पहुंच जाती है और वो वहां पहुंचकर अपने दोस्तों को खोजने लग जाती है। नाओमी को वहां पर एलेक्स दिखाई देता है जो कि अनकॉन्शियस था और गैली के अंदर फ्लोट कर रहा था। नाओमी एलेक्स को होश में लाती है और उससे होल्डन के बारे में पूछने लग जाती है। एलेक्स होश में आने के बाद नाओमी को बताता है कि होल्डन मिलर को फॉलो कर रहा था और वो रिंग जोन के सेंटर की ओर गया हुआ था। नाओमी इसके बाद एलेक्स को मेडिकल बे में लेकर आ जाती है। नाओमी को इसके बाद अनकॉन्शियस एमोस दिखाई देता है। नाओमी उसे भी होश में लेकर आती है। एमोस नाओमी को देखकर खुश हो जाता है और वो उसके बदले हुए हेयर कलर के बारे में भी बात करता है। नाओमी एमोस को भी मेडिकल बे में लेकर आ जाती है। तभी उन लोगों को रोजिनेंटी के अंदर एक अलार्म बजता हुआ सुनाई देता है। नाओमी उस अलार्म को सुनकर पहचान जाती है कि कोई रोजिनेंटी के अंदर घुस चुका है। नाओमी उस अलार्म को देखकर चेक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। नाओमी के ऊपर तभी क्लैरिसा हमला कर देती है। नाओमी क्लैरिसा से बचने की कोशिश करती है लेकिन क्लैरिसा तुरंत ही उसे पकड़ लेती है और उसे कार्गो बे की डेक के ऊपर उछाल देती है। क्लैरिसा नाओमी के गले को पकड़ लेती है और उससे होल्डन के बारे में पूछने लग जाती है। क्लैरिसा नाओमी को मारने ही वाली थी तभी पीछे से एन्ना वहाँ पर पहुँच जाती है। एन्ना क्लैरिसा के मैकेनिकल सूट को पैटर्न को यूज करके डिसेबल कर देती है। इधर जूसेन के ऊपर बॉबी देखती है कि होल्डन होश में आ चुका था। बॉबी के पूछने पर होल्डन उसे बताता है कि उसे एक विजन दिखाई दिया था जिसमें उसने पूरी दुनिया का अंत देखा था।